आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे महर्षि वशिष्ठ से की स्मृति से जुड़ी हुई इस पावन धरा पर इस पवित्र कार्यक्रम के भूमि पूजन कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। सरस्वती शिशु मंदिर के एक बड़े प्रकल्प को अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान विद्या भारती के तत्वाधान में एक नए रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास हुआ है। मैं सबसे पहले विद्या भारती परिवार को और सरस्वती शिशु मंदिर रामबाग से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को, वहां के प्रधानाचार्य जी को, सभी आचार्यों को हृदय से इस कार्य के लिए बधाई देते हुए बस्ती वासियों को इस कार्य के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय मनीषा ने ज्ञान के बारे में कहा कि सा विद्या या विमुक्त ये, यानी विद्या वह है जो हमारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर दे। मुक्ति का मतलब हमारे जीवन में हमारे आगे बढ़ने के मार्ग को प्रशस्त कर दे, आगे बढ़ने का मार्ग के लिए हमें मार्गदर्शन कर दे। यह देश 1947 में स्वतंत्र होता है, लेकिन 1947 में स्वतंत्र होने के बाद जिन कारणों से यह देश स्वतंत्र हुआ था, उन कारकों का समाधान करने, फिर से देश गुलाम न होने पाए, इसके लिए स्वतंत्र भारत ने तत्काल कोई भी उपचारात्मक उपाय नहीं किए। और इन्हीं विसंगतियों को दूर करने के लिए तत्कालीन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में सरदेव नानाजी देशमुख के नेतृत्व में इसी गोरक्ष प्रांत के गोरखपुर में सरस्वती शिशु मंदिर की पहली शाखा स्थापित की गई थी। आप याद करिए, ये गोरक्ष प्रांत इस दृष्टि से सौभाग्यशाली है कि उसे विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान के मातृभूमि होने का सौभाग्य प्राप्त है, क्योंकि आज देश के अंदर विद्या भारती के अंतर्गत संचालित हजारों शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं राष्ट्र निर्माण के जिस अभियान के साथ जुड़ी हुई हैं, उसके ताकत को देश भी और दुनिया भी समझती है। और इसलिए आज का यह कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है कि बस्ती के अंदर भी एक नया शानदार कैंपस सरस्वती शिशु मंदिर का फिर से तैयार होने वाला है, और जिसके भूमि पूजन कार्यक्रम के साथ आज हम सब यहां पर जुड़ रहे हैं।
भारत के अंदर भारत की शिक्षा कैसे होनी चाहिए, यह आजादी के 5 साल के बाद जब तत्कालीन सरकारें इस दिशा में प्रयास नहीं कर पाई, तो इस प्रयास को आगे बढ़ाया था सरदेव नानाजी ने, और वह भी गोरखपुर से। उसके पीछे का ध्येय यही था कि भारत और भारतीयता से ओतप्रोत भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति, भारत के प्रति मातृभाव से ओतप्रोत ऐसे शिक्षण संस्थान की स्थापना आवश्यक है जो भारत को भारत के अनुरूप फिर से विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान दे सकें। और इसके लिए इसकी शुरुआत होती है हमारे शिक्षण संस्थानों में ही, शिक्षा के मंदिरों में ही। शिक्षण संस्थान केवल अक्षर ज्ञान के माध्यम नहीं है, वह एक बालक के सर्वांगीण विकास की आधारशिला है। और अगर शिक्षा संस्कार युक्त नहीं है, शिक्षा मूल्यों और आदर्शों पर आधारित नहीं है, शिक्षा अपनी मातृभूमि के प्रति, अपने महापुरुषों के प्रति, अपनी राष्ट्रीयता के प्रति समर्पण का भाव पैदा नहीं कर पा रही है, तो वह शिक्षा नहीं, वह कुशिक्षा है, एक भटकाव है। और उस समस्या का समाधान आजादी के तत्काल बाद किसी ने प्रारंभ किया था, तो सरस्वती शिशु मंदिर से वह प्रारंभ हुआ। और आज 12,000 से अधिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं देश भर में फैल करके अपने इस अभियान को निरंतर एक नई गति प्रदान कर रहे हैं। यह एक चुनौती थी, सरकार विपरीत, लेकिन उसमें हमें कार्यक्रम करना है। पाठ्यक्रम सरकार तैयार करती है, सरकार की मर्जी सहयोग करे न करे यह भी सरकार तय करती है, लेकिन बिना सरकार के सहायता के अपने दम पर, अपने स्वयं सेवकों के सहयोग से भारतीयता के प्रति अनुराग रखने वाले उन भारत के नागरिकों के माध्यम से सरस्वती शिशु मंदिर ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। जब पक्की बाग में गोरखपुर में पहला सरस्वती शिशु मंदिर स्थापित हुआ था, तो उसमें छात्रों की संख्या थी मात्र 5 से प्रारंभ होता है, और आज 12,000 से अधिक तो केवल सरस्वती शिशु मंदिर के अपने स्वयं के विद्यालय ही हैं। इतने बड़े पैमाने पर पूरे अखिल भारतीय स्तर पर, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, ये वे संस्थान हैं जो पूरी प्रतिबद्धता के साथ, कौन सरकार रहे कौन न रहे, पाठ्यक्रम सरकारें क्या दे रही हैं इसकी परवाह के बगैर बच्चों के अंदर भारत और भारतीयता के प्रति एक नागरिक के रूप में उन कर्तव्यों का बोध कराने के लिए, भारत को सुयोग्य नागरिक बनाने के लिए अपने इस राष्ट्रीय दायित्व का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर पा रहा है। और यही कारण है
कि सरस्वती शिशु मंदिर से निकले हुए छात्र आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समाज को नेतृत्व भी दे रहे हैं, समाज का मार्गदर्शन भी कर रहे हैं और समाज को एक नई गति देकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के उस संकल्प के साथ जुड़ते हुए पूरी प्रतिबद्धता के साथ दिखाई दे रहे हैं। याद रखना, कोई भी देश शक्तिशाली हो, समर्थ हो, आत्मनिर्भर हो, इसकी शुरुआत होती है शिक्षा से। दुनिया के अंदर जब समृद्धि की चर्चा होती है और उनके द्वारा जो पैरामीटर तय होते हैं, उस पैरामीटर में सबसे पहला पैरामीटर आता है शिक्षा। शिक्षा कैसे होनी चाहिए, शिक्षा के पीछे का उद्देश्य क्या होना चाहिए। शिक्षा के बाद फिर स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाती है, स्वास्थ्य के बाद कृषि और जल संसाधन को प्राथमिकता दी जाती है। इसके उपरांत कौशल विकास और रोजगार को, एम्प्लॉयमेंट को उसके बाद इसके साथ जोड़ा जाता है और फिर पर्यावरण को ध्यान में रख करके किस प्रकार का विकास हो जो पर्यावरण के अनुकूल हो, ये सभी पैरामीटर तय करने के बाद ही ये तय होता है कि अगर ये पैरामीटर आप तय कर रहे हैं तो समग्र विकास के इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे। और समग्रता के उस लक्ष्य को प्राप्त करने की मंशा के साथ जब कोई अभियान आगे बढ़ता है तो वह न केवल उस देश के हित में बल्कि मानवता के कल्याण का मार्ग वहीं से प्रशस्त भी होता है, वहीं से प्रशस्त होता है। ये केवल एक विद्यालय के भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम नहीं है, यह भारत के सुयोग्य नागरिकों को गढ़ने का और उन्हें आगे तलाशने के साथ साथ उसे तराशने का भी एक महत्वपूर्ण मंच आज पुनः यहां पर शुरुआत करने जा रहा है विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान, जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर भारत को सुयोग्य नागरिक तैयार करने का एक नया केंद्र विकसित हो रहा है। बहनों और भाइयों, आप याद करिए, भारत की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों से आगामी 25 वर्ष की एक कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा। आगामी 25 वर्ष की कार्य योजना क्या? याद रखना, जब हम बिना किसी प्लानिंग के कोई कार्य करते हैं तो हम लोग चूक जाते हैं। कोई भी व्यवस्था होती है, कोई भी प्रबंधन होता है, कोई भी सरकार होती है, कोई भी कारपोरेट घराना होता है, वह सबसे पहले वर्ष भर की अपनी प्लानिंग करता है। वर्ष भर की प्लानिंग के बाद फिर आगामी कार्यक्रमों की कार्य योजना तैयार करता है। लघु अवधि के क्या होंगे, मध्यम अवधि के क्या होंगे, दीर्घ अवधि के क्या होंगे। ये प्लानिंग इसलिए, इस प्लानिंग के माध्यम से हम आगे के उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सके जिन्हें प्राप्त करके हम स्वयं तो सशक्त होंगे ही, बल्कि आने वाली पीढ़ी को या अपने प्रतिष्ठान को, अपने संस्थान को समर्थ भी बना पाएंगे। और उस दिशा में एक प्रयास होता है। आप देखते होंगे सरकार हर साल अपना बजट प्रस्तुत करती है, हर वर्ष बजट प्रस्तुत करती है, लेकिन सरकार के बजट में एक विजन होता है।
विजन क्या होता है? सरकार के बजट का विजन होता है हमें एक वर्ष के लिए तो कार्यक्रम बनाने ही होते हैं, एक वर्ष के बाद 5 वर्ष के लिए क्या, आगामी 10 वर्ष के लिए क्या, आगामी 25 वर्ष की क्या योजना इस बजट में होगी, यह भी उसके साथ तय करना होता है। और वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने 25 वर्ष की एक रूपरेखा 2022 में तय की थी। उन्होंने कहा था भारत को विकसित भारत बनाना है, लेकिन विकसित भारत कब बनेगा? उन्होंने कहा था विकसित भारत तब बनेगा जब भारत इन 5 प्राणों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएगा। कौन से 5 प्रण? उन्होंने कहा कि हमें अपनी विरासत का सम्मान करना होगा। देखिए, विरासत का सम्मान क्या? हमें अपने पूर्वजों और अपनी परंपराओं पर गौरव की अनुभूति करनी होगी, उन्हें मजबूत करना होगा, उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। और उसी की कड़ी थी जब आपने देखा होगा पूर्वजों ने एक संकल्प लिया था, एक देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे का उद्घोष 1953 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। और कश्मीर में शेष भारत का कानून लागू हो, इसके लिए उन्होंने जब संघनाद किया था, इसके लिए उन्होंने अपना बलिदान देना पड़ा था। 1953 से लेकर के 2019 तक यह व्यवस्था कश्मीर के लिए चलती गई। कश्मीर में धारा 370 1952 में कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के न चाहने के बावजूद जबरन लागू किया, लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इस संकल्प को साकार किया। एक देश में 2 प्रधान, 2 निशान, 2 विधान नहीं चलेंगे, यह साकार किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करके कश्मीर से आतंकवाद और किसी भी प्रकार के भारत विरोधी गतिविधियों की सभी प्रकार की उनकी गतिविधि और साजिशों को एक झटके में समाप्त करके कश्मीर को भारत के कानून के साथ जोड़ने का काम किया। विरासत का सम्मान क्या? यही है जो आपने देखा होगा 500 वर्षों का इंतजार जब समाप्त होता है, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण होता है। विपक्षी दलों के लिए लगता था कि यह नहीं हो सकता, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन संकल्प था राम भक्तों का और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम भारत के आदर्श हैं, भारतीयता के प्रतीक हैं। जब महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से पूछा कि मुझे कुछ लिखना है, ऐसा कौन सा आदर्श होगा जिसके बारे में मैं लिख सकूं, तो उस समय महर्षि वाल्मीकि को नारद जी ने यही कहा कि भाई ये देश के अंदर, वर्तमान में दुनिया के अंदर, इस धरती में एक ही चरित्र है जिस पर लिखा जा सकता है, और वह चरित्र राम का है, श्री राम पर लिखो। और उन्होंने उस समय क्या लिखा, कहां से शुरुआत की? उन्होंने एक शुरुआत की, रामो विग्रहवान धर्म, यानी राम स्वयं में धर्म है। धर्म के जो गुण हैं वे राम में साक्षात हैं, और वहीं पर रामायण जैसा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य महर्षि वाल्मीकि ने हमें दिया। हमें महर्षि वाल्मीकि की विरासत पर गौरव की अनुभूति है, हमें प्रभु राम की विरासत पर गौरव की अनुभूति है। हमें
लीलाधारी श्री कृष्ण की परंपरा पर गौरव की अनुभूति है। हमने भारत के उन महापुरुषों के लिए, जिन्होंने भारत के लिए योगदान दिया, भारतीयता के लिए अपना बलिदान दिया, देश की आजादी के लिए और स्वतंत्र भारत में भारत की सीमाओं की रक्षा करते हुए जिन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया, वे सभी हमारे लिए आदर्श हैं। उन सबका सम्मान करना और उनकी विरासत का संरक्षण करना, ये हर भारतीय का दायित्व है। प्रधानमंत्री जी ने इस विरासत के सम्मान करने के साथ हर भारतीय को जोड़ने की बात की। गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना, याद रखना, एक प्रवृत्ति सी खड़ी हो गई थी। गुलामी की मानसिकता देश के अंदर इस कदर छा गई थी, हर भारतीय समझने लग गया था कि जो भारतीय है उसको हे दृष्टि से देखो, और जो विदेशी है उसको संपन्नता की दृष्टि से देखो। इस प्रकार की दुष्प्रवृत्ति पर आपने पिछले 11 वर्षों में रोक लगाते हुए देखा होगा। नहीं, जो भारतीय है वह सर्वश्रेष्ठ है, और सर्वश्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि जो विदेशियों ने अर्जित किया है वह अस्थाई नहीं, वह भारत को लूट करके, दुनिया को लूट करके उन्होंने अर्जित किया है। भारत ने अपने पुरुषार्थ से अपनी समृद्धि को अपनाया था, और ऐसा नहीं कि भारत कभी दुनिया का समृद्ध देश न रहा हो। जब हम दुनिया के मानचित्र पर नजर डालते हैं, याद रखना, आज से 400 वर्ष पहले भारत दुनिया की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था हुआ करता था। नंबर 1 का अर्थव्यवस्था भारत थी। दुनिया के अंदर भारत का कंट्रीब्यूशन 25% था दुनिया की अर्थव्यवस्था में। लेकिन दुर्भाग्य से जब यह देश 1947 में आजाद हुआ, भारत का योगदान केवल 2% रह गया था। यह क्या दिखाता है? भारत को लूटा गया, भारत को नोचा गया, भारत की विरासत के प्रतीकों को तोड़ा गया, अपमानित किया गया। भारत और भारतीयता के मन में इस प्रकार का भाव पैदा किया गया कि जो भी भारतीय होगा वह अच्छा नहीं होगा। उसको आदर्श के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उन्हें लोग हतोत्साहित करते थे। विदेशी ताकतें या उनके बहकावे में आने वाले लोग उन्हें हतोत्साहित करते थे, और परिणाम क्या हुआ? हमने हिंदी की जगह, संस्कृति की जगह अंग्रेजी को भारतीयता का प्रतीक बनाना प्रारंभ कर दिया। हमने भारत के महापुरुषों की जगह दुनिया के उन लोगों को जो हो सकता उनके देश में उनके लिए हीरो हो, लेकिन भारत के लिए नहीं हो सकते, उन लोगों को हमने भारत के अंदर आदर्श मानना प्रारंभ कर दिया। हमने भारत के अंदर अपने परंपरा और अपने जो भी प्रतीक थे उनसे अपनी दूरी बनाने का दुष्परिणाम क्या हुआ कि धीरे धीरे करके भारत के नागरिकों के मन में भाव पैदा हो गया कि देश फिर कभी आजाद नहीं होगा।